हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेज की सीरीज हमने कल से प्रारंभ की थी, आज हम उसको कंटिन्यू कर कर बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि आप लोगों को हमने बताया था कि आपको हर क्लास के बाद में क्या दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनसे क्या है कि आप क्या कर सको, निरंतर जो क्लास आप यूट्यूब पर देख रहे हो उसके बाद में उसका रिवाइज कर सको उन क्वेश्चनों को हल करके। कल के सेट में कितने क्वेश्चन दिए थे? कल की क्लास में 20 क्वेश्चन दिए थे, जो कि कल की क्लास के अकॉर्डिंग क्या थी, वह आधारित थी। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद में इन क्वेश्चनों की क्या डाल दी जाएगी, आंसर की डाल दी जाएगी, प्लस आज के दिन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वह भी क्या कर दिए जाएंगे, वह भी आपको साथ के साथ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन आज 20 की जगह कितने क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथ बढ़ाकर कितने क्वेश्चन किए गए हैं, कुल 25 क्वेश्चन किए गए हैं। कितने क्वेश्चन किए गए हैं? कुल 25 क्वेश्चन किए गए हैं, ताकि आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। और हमारा जो स्पेशल टारगेट है वह यह है कि जिस दिन हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो, उस दिन आप कम से भी कम 1500 प्लस क्वेश्चनों के क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। क्या 1500 प्लस क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कर सको, ये हमारे क्या है, मेन टारगेट है इस सीरीज को लेकर। अब बात करते हैं हम आगे। कल की जब क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने बप्पा रावल, थोड़ा उससे पहले भी बात करते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेवाड़। क्या चालू किया था? मेवाड़ हिस्ट्री हमने चालू की थी। मेवाड़ में कौन सा वंश है? मेवाड़ में गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश है। किसने स्थापना करी? गुहिल ने स्थापना करी। कब स्थापना करी थी? तो ध्यान रखना है 566 ईस्वी में। कब स्थापना करी? 566 ईस्वी में। जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? जानकारी हमें सामोली का अभिलेख। कौन सा? सामोली अभिलेख। यह हमें क्या देता है? जानकारी देता है। उसके बाद में सामोली अभिलेख कब का है? तो 646 ईस्वी का। किसका है? तो शिलादित्य नाम के किसी राजा का। किसका अभिलेख है ये? शिलादित्य नाम के राजा का क्या है, यह अभिलेख है। शिलादित्य नाम के राजा का यह अभिलेख है। हमने प्रथम जो शासक पढ़ा था गुहिल वंश में, वह कौन था? हमने पढ़ा था बप्पा रावल। कौन सा पढ़ा था? बप्पा रावल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसको क्या माना जाता है, इसको मेवाड़ के गुहिल वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इसकी नागदा, सॉरी चित्तौड़। क्या है राजधानी, क्या थी? चित्तौड़ थी। उसके बाद में इसने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नागदा में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? एकलिंग जी। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? एकलिंग मंदिर का। और मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते थे? खुद को एकलिंग दीवान मानते थे। उसके अलावा एक क्या, सूर्य मंदिर का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। क्योंकि बाकी जितनी भी कहानी है वैसे भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो अपन को एग्जाम में क्या है, अपने स्थापत्य का टॉपिक है। उसके अलावा अगर इनकी उपाधि देखी जाए तो कौन कौन सी इनकी उपाधि हमें देखने को मिली थी? तो इनकी उपाधि हमें तीन कौन कौन सी थी? राजगुरु, एक उपाधि कौन सी थी? हिंदू सूरज, और एक उपाधि कौन सी थी? चकवे। यह क्या थी? बप्पा रावल की तीन उपाधि देखी थी। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट राजा था वह कौन था? अल्लट। कौन सा था? अल्लट। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें दो अभिलेख देता है। कौन सा? दो अभिलेख। एक तो है सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख है? सारणेश्वर इंक्रिप्शन। सारणेश्वर प्रशस्ति हमें इसकी जानकारी देती है, जो कि हमें मेवाड़ में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देती है। और प्लस उस समय, किसके समय? अल्लट के समय में मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो आपको मेवाड़ की राजधानी थी आहड़। क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी आहड़। और क्या जानकारी देती है ये हमें? प्रशासनिक व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था की हमें जानकारी देती है। कौन कौन से पदाधिकारी थे वह भी क्या देखे थे हमने कल की क्लास में, जो थे वो देख लिए थे। जैसे कौन कौन से पदाधिकारी थे? सबसे पहले तो क्या था? सबसे पहले अमात्य। अमात्य जिसको क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री। अमात्य को क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद में एक था अक्षपट लिखित, जिसको क्या बोला जाएगा? आय व्यय का अधिकारी। क्या बोला जाएगा? आय व्यय का अधिकारी। एक था संधि विग्रह, जो कि युद्ध और शांति का प्रतीक। एक था विस्ताधिराज, जो कि राजवैद को बोलते थे। एक था बंदीपति, जो क्या था? राजा की प्रशंसा करता था। इसके अलावा इसकी और हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो इसके अलावा एक और प्रशस्ति इसकी जो प्राप्त होती है वह कौन सी होती है? आठपुर अभिलेख। कौन सा होता है? आठपुर अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है? आठपुर अभिलेख।
अगर इनकी थोड़ी डेट ध्यान रखें तो 8 पूरा अभिलेख की है 977। 8 पूरा अभिलेख की डेट क्या है 977 ईस्वी, और सारणेश्वर प्रशस्ति की क्या है 953 ईस्वी। क्या है 953 ईस्वी। और एक राजा और जो हमने पढ़ा था वह कौन था, तो वह था जैत्र सिंह। कौन, किसके बारे में पढ़ा था हमने, जैत्र सिंह के बारे में। इसके बारे में सिर्फ आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं कि सबसे पहले तो कौन सा युद्ध था, भूताला। कौन सा युद्ध था, भूताला का युद्ध। कब लड़ा गया था, 1227 में। किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो एक तो जैत सिंह थाई और कौन था, इल्तुतमिश। उसके बारे में क्या, फिर राजधानी क्या से, राजधानी पहले क्या थी, नागदा। राजधानी पहले क्या थी, नागदा। बाद में ट्रांसफर करके कहां लेकर गए थे राजधानी को, राजधानी को बाद में ट्रांसफर करके लेकर गए थे चित्तौड़। कहां पर लेकर गए थे, चित्तौड़गढ़ में बाद में राजधानी बनाई थी। और थोड़ा एक फैक्ट जो कल के क्लास में रह गया था वह यह था कि जो जैत्र सिंह का शासनकाल है उसको क्या कहा गया है, उसको मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है, मेवाड़ का गोल्डन टाइम। मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन बताता है इनको, दशरथ सर्मा। किसके अकॉर्डिंग के शासनकाल को क्या बताया, मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया था। तो कल की क्लास में क्या है, हमने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। हमने इन 3 राजाओं के बारे में जानकारी दी थी। कल की क्लास में हमने मात्र क्या है, मात्र 5 मिनट में कल की क्लास का रिवीजन कर लिया। तो जो भी साथी कल की क्लास देखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आए हुए हैं तो उनका क्या है कि कल की क्लास का भी रिकैप हो गया। और जो साथी जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो वह क्या है कि आपको वीडियो का जो कल की क्लास के वीडियो का लिंक है वह आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। तो आप जाकर प्लीज पहले कल की क्लास देखें, उसके बाद में क्या है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहां तक पढ़ा था कल की क्लास में, कल की क्लास में हमने पढ़ा था जैत्र सिंह तक। अब आगे जो हमारे अगले राजा आते हैं उनका नाम है तेज सिंह। क्या है, तेज सिंह। इनके बारे में बस 2-3 फैक्ट याद रखना है। इनके शासनकाल में कब, 1260 ईस्वी में। क्या है, 1260 ईस्वी में एक ग्रंथ की रचना होती है। उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो किसके शासनकाल में उसकी रचना होती है, तो जैत्र सिंह के शासनकाल में क्या होती है, इस ग्रंथ की रचना होती है। इस ग्रंथ की रचना कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है कमल चंद्र। कौन है, कमल चंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है, किताब है जिसके लेखक कौन है, कमल चंद्र, जिन्होंने इसकी रचना कब करी थी, तो 1260 में क्या करी थी, इस किताब की रचना करी थी। उसके अलावा दूसरा फैक्ट है, एक है जैतल देवी जो तेज सिंह की रानी थी। क्या था नाम, क्या था उनका, जैतल देवी। कौन थी है, तेज सिंह की रानी थी। इनके बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, तालाब का निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था, तालाब का निर्माण करवाया था। तो जैत्र सिंह के, सॉरी तेज सिंह के बारे में क्या है, इतने फैक्ट याद रखना है कि इनके शासनकाल में 1260 में कौन से ग्रंथ की रचना होती है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इनकी जो रानी का नाम क्या था, रानी का नाम जैतल देवी। रानी का क्या नाम था, रानी का नाम था जैतल देवी, जिन्होंने क्या करवाया था, जिन्होंने तालाब का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला जो राजा है वह हम पढ़ेंगे कौन, समर सिंह। किसके बारे में पढ़ेंगे, समर सिंह। समर सिंह के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो जब समर सिंह का मेवाड़ में शासन था उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश शासन कर रहा था, खिलजी वंश। कौन सा वंश शासन कर रहा था, खिलजी वंश शासन कर रहा था। और खिलजी वंश में भी कौन सा शासक था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा शासन था, तो इन्होंने क्या है, खिलजी वंश का प्रतिरोध किया। कौन से वंश का प्रतिरोध किया, खिलजी वंश का प्रतिरोध किया। खिलजी वंश का प्रतिरोध किया था। प्लस एक और फैक्ट याद रखना है कि जो खिलजी सेना थी
खिलजी सेना, और उस समय राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो है खिलजी सेना को मेवाड़ पार करने के लिए टैक्स लिया। क्या है? खिलजी सेना को मेवाड़ पार करने के लिए कर लिया। मेवाड़ पार करने के लिए क्या लेता है समर सिंह? मेवाड़ पार करने के लिए टैक्स लेता है। कौन? समर सिंह। तो आपको दो याद रखना है कि खिलजी वंश का सामना किसने किया था पहले? तो खिलजी वंश का सामना समर सिंह ने किया था। किसने किया था? समर सिंह ने किया था। प्लस जब खिलजी की सेना जो अहमदाबाद आक्रमण से लौट रही थी, तो उससे क्या है, मेवाड़ पार करने के लिए क्या ले लेते हैं? टैक्स ले लेते हैं। और इस समय जो राजा थे वह खिलजी सल्तनत के कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? इस समय के राजा थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी इस समय के राजा थे। बाद में समर सिंह के बाद में मेवाड़ का जो राजा बनता है, मेवाड़ का जो राजा बनता है वह कौन था? रतन सिंह, जिनको हम किस नाम से पढ़ते हैं? रावल रतन सिंह। किस नाम से पढ़ते हैं हम? रावल रतन सिंह के नाम से उनको पढ़ते हैं। हमें क्लास बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, रुको। तो अगला राजा कौन है हमारे? रावल रतन सिंह। अगला राजा कौन है? रावल रतन सिंह। इनके शासनकाल की आपको डेट याद रखनी है, 1302 से 1303 तक। क्या है? 1303 तक। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र हुए हैं। समर सिंह के क्या थे? दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। इनके पिता का क्या नाम था? समर सिंह। इनके पिता का क्या नाम था? समर सिंह। इनके दो पुत्र है, एक का नाम है रतन सिंह और एक पुत्र का क्या नाम है? कुंभकर्ण। मध्यकालीन इतिहास में यह होता था कि राजा के बाद में अगला राजा कौन बनता था? तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता था। तो समर सिंह का जो ज्येष्ठ पुत्र था वह कौन थे? वह रावल रतन सिंह जी थे, जो समर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इस कारण इनको तो क्या बनाया गया था? इनको तो मेवाड़ राज्य मिला। क्या? मेवाड़ का राजा बना दिया गया था। तो इनको क्या मिला था? मेवाड़ राज्य का। अब राजा के जो बाकी पुत्र, सॉरी, जो राजा के जो बाकी पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को तो क्या बना दिया? राजा बना दिया। अब बाकी पुत्रों को क्या किया जाता था? बाकी पुत्रों को दी जाती थी जमीनें या फिर जागीरें। उनको क्या, जो दी जाने वाली भूमि, जो बाकी के बचे हुए पुत्र या उनके संतान हो, उनको दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? वह कहलाती थी जागीर। क्या कहलाती थी? जागीर। तो कुंभकर्ण को भी यह ऑफर दिया था कि आप लोग क्या कीजिए कि आपके बड़े भाई को तो राजा बना दिया गया है, अब आप क्या कीजिए, मेवाड़ के किसी भी हिस्से में एक भूमि लीजिए और वहां पर क्या कीजिए? शासन कीजिए। बाकी क्या बनकर? सामंत बनकर। क्योंकि जागीरों के जो प्रमुख थे वे क्या कहलाते थे? जागीरों के प्रमुखों को बोला जाता था सामंत। जागीरों के प्रमुखों को क्या बोला जाता था? जागीरों के प्रमुखों को बोला जाता था सामंत। लेकिन कुंभकर्ण ने मना कर दिया। कुंभकर्ण ने बोला कि नहीं, मुझे राज्य का कोई भय नहीं है, प्लस मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। मैं क्या है कि मैं तो अब यहाँ से कहीं दूर स्थान पर जाकर शांति से निवास करना चाहता हूँ अपने सहपरिवार के साथ। इसलिए कुंभकर्ण कहाँ पे चला गया था? तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया था। क्या है? कुंभकर्ण कहाँ पे चला गया था? नेपाल चला गया था। और वहां पर जो गुहिल वंश है, कौन सा वंश है? गुहिल वंश। उसकी क्या है? राणा शाखा। उसकी राणा शाखा का शासन स्थापित कर दिया। कहां पर? नेपाल में। कौन सी जगह? नेपाल में। किसकी? गुहिल वंश की राणा शाखा का क्या कर देता है? शासन स्थापित कर देता है। इसलिए आज दिन तक जो भी नेपाल में राजा महाराजा हुए हैं, क्योंकि नेपाल में तो सन 2007 तक क्या था? राजतंत्र था। तो आज दिन तक वह किससे संबंधित है? वह राजस्थान। राजस्थान में भी कहां सर? वह हमारे मेवाड़ से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि रावल रतन सिंह का क्या था? एक भाई था। रावल रतन सिंह का एक भाई था, नाम क्या था? कुंभकर्ण। नाम क्या था उस भाई के? कुंभकर्ण। वह कहां पे चला गया? वह नेपाल चला गया। नेपाल में कौन सी शाखा? नेपाल में उन्होंने राणा शाखा स्टार्ट करी। कौन सी शाखा स्टार्ट करी? नेपाल में राणा शाखा स्टार्ट करी। कौन सी शाखा स्टार्ट करी? नेपाल में राणा शाखा स्टार्ट करी। उसके अलावा और थोड़ी फैक्ट की बात करें तो रावल रतन सिंह की एक रानी थी, उस रानी का नाम था पद्मिनी। क्या?
रानी का नाम क्या था? पद्मिनी। कहा जाता है कि ये पद्मिनी जो थी वह कहाँ थी? सिंगलदीप की राजकुमारी। क्या है? सिंगलदीप की राजकुमारी, यानी कि आज का श्रीलंका। आपने एक मूवी देखी होगी रणवीर सिंह की, कौन सी? पद्मावत, जो किसके ऊपर आधारित है? वह रावल रतन सिंह और पद्मिनी के ऊपर आधारित है। तो पद्मिनी कौन से देव की राजकुमारी बताई जाती है इतिहास में? तो सिंगलदेव की राजकुमारी। इनके जो पिता का नाम था वो था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था चंपावती। माता पिता का अगर नाम पूछे तो क्या क्या नाम थे? गंधर्व सेन और चंपावती। क्या क्या नाम थे? गंधर्व सेन और चंपावती, जो इनके माता पिता का नाम थे। अब कुछ लोकप्रिय कहानियां ऐसी प्रचलित हैं कि एक दिन रावल रतन सिंह क्या है, अपने महल में बैठे हुए थे और उनके पास में एक तोता, क्या? बोलने वाला तोता। बोलने वाले तोतों को बोला जाता है हीरामन। कैसा तोता? हीरामन तोता बोला जाता है। कि एक दिन रावल रतन सिंह अपने महलों में बैठे हुए थे, उनके पास एक बोलने वाला कौन? हीरामन तोता आता है और वह हीरामन तोता ये बोलता है कि महाराज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि असली सुंदरता अगर आपको देखनी है तो आपको मेरे पीछे चलना चाहिए। यहाँ से 7 समंदर पार एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सिंगल द्वीप। वहां की राजकुमारी पद्मिनी जो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर वो अपने गले से पानी भी पिए तो पानी उसके गले और पेट से होकर साफ साफ दिखे कि वह इतनी सुंदर महिला है कि ऐसी महिला इस विश्व में दूसरी अन्य कोई नहीं है। रावल रतन सिंह जब ये बात सुनते हैं तो वह उसकी बात को लेकर मोहित हो जाता है और क्या है, उस तोते के पीछे पीछे कहां पर पहुंच जाता है? सिंगल द्वीप पहुंच जाते हैं। और ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि उन सिंगल द्वीप में रावल रतन सिंह 7 वर्ष एक साधु सन्यासी के भेष में गुजारते हैं। फिर एक दिन जब गंधर्व सेन की सवारी निकलती है और वह भीड़ में से उस साधु सन्यासी की तरफ देखते हैं, वह साधु सन्यासी कौन था? रावल रतन सिंह। और उसको बुलाकर पूछते हैं कि हे नवयुवक, तुम अभी इतने जवान हो, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि तुमने अभी से सन्यास धारण किया है? ये साधु सन्यासी के भेष में तुम अभी से, तुम्हारी तो जीवन भी प्रारंभ हुआ है। तो रतन सिंह अपना परिचय देते हैं कि महाराज मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं मेवाड़ का राजा कौन? रतन सिंह हूँ। और मैं यहाँ की राजकुमारी कौन? पद्मिनी की तलाश में उससे विवाह करने की इच्छा से क्या है, सिंगल द्वीप आया हूँ, लेकिन मुझे उसको कोई पता मिला नहीं, इसलिए क्या है, मैं साधु सन्यासी के भेष में यहाँ पर जीवन यापन कर रहा हूँ। यह बात सुनकर गंधर्व सेन बोलते हैं कि महाराज अब पहली बार आप सही पते पर पहुंचे हो, शुभ काम में देर कैसी, आप तो तुरंत ही क्या कीजिए, हमारी रानी से विवाह कीजिए। क्योंकि उस समय मेवाड़ का एक बहुत बड़ा महत्व था। मेवाड़ एक प्रसिद्ध रियासत थी। तो इस तरह से क्या माना जाता है कि इस तरह से रतन सिंह का विवाह किसके साथ होता है? रतन सिंह का विवाह पद्मिनी के साथ में होता है। लेकिन ये कहानी थोड़ी आशावादी या फिर थोड़ी काल्पनिक लगती है, क्योंकि हिस्ट्री में साफ साफ मेंशन है कि रतन सिंह का शासनकाल तो मात्र 1 वर्ष का रहा होगा। तो कब से 7 वर्ष सिंगल द्वीप में गुजारे होंगे, कब उनका पद्मिनी से विवाह हुआ होगा? तो ये कहानी क्या है, थोड़ी काल्पनिक लगती है, क्योंकि इतिहास हजारों कहानियों से भरा पड़ा है। सारी कहानी सच हो ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कहानी क्या है, थोड़ी सी काल्पनिक लगती है। और राजस्थानी में भाषा है कि बीकानेर के पास एक जगह पड़ती है, क्या है? पुंगल। कौन सी जगह पड़ती है? पुंगल। कुछ राजस्थानी साहित्य कहते हैं कि पद्मिनी सिंगल द्वीप की नाव होकर कहाँ की राजकुमारी थी? यह पुंगल की राजकुमारी थी। कहाँ की? पुंगल की राजकुमारी थी, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारे राजस्थान में पड़ता है। लेकिन कहानियों से हमें कोई मतलब नहीं है, थोड़ी कहानी इतिहास को समझने के लिए थोड़ी अच्छी रहती हैं, इस कारण हम कहानियां पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना आएगा कि रावल रतन सिंह की रानी का क्या नाम था, वह कहाँ की राजकुमारी मानी गई है और उनके माता पिता का क्या नाम था। तो सिंगल द्वीप आए तो आप सिंगल द्वीप कर देना, पद्मिनी आए तो वो सॉरी पुंगल आए तो आप क्या कर देना? पुंगल आंसर टिक कर देना। अब उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पद्मिनी क्या थी? सुंदर थी, जिस पर रावल रतन सिंह क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। जब ये विवाह करके वापस मेवाड़ लौटते हैं तो मेवाड़ में एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है राघव चैतन्य। क्या है? राघव चैतन्य। कई किताबों में क्या लिखा मिला है? राघव चैतन्य। एक और करेक्टर है इस स्टोरी में, उनका नाम क्या है? राघव चैतन्य। क्या है? राघव चैतन्य। वह क्या है? पद्मिनी को देखकर वह भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और क्या करता है? पद्मिनी को पसंद करने लगता है। जब यह बात रावल रतन सिंह को पता लगती है तो क्रोधित होते हैं और राघव चैतन्य से बोलता है कि धूर्त आदमी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है।
आज से मैं तुझे क्या देता हूँ, देश निकाला देता हूँ, क्योंकि तू ब्राह्मण है, मैं ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सिर पर नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं क्या देता हूँ, तुझे देश निकाला देता हूँ। इसलिए राघव चैतन्य क्या है, मेवाड़ से बाहर चला गया। क्या, पद्मिनी की सुंदरता के कारण रतन सिंह और राघव चैतन्य में विवाद हो जाता है, और ये किसके पास पहुंचता है, उस समय दिल्ली के जो बादशाह हैं, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उनके पास में जाकर क्या करता है, ये पद्मिनी को, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को क्या करता है, यह पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का माइंडसेट कुछ अलग टाइप का था। अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या बोलता था, खुद को वह दूसरा सिकंदर मानता था। खुद को क्या मानता था, दूसरा सिकंदर मानता था। और उसकी सोच थी कि दुनिया की हर चीज, हर कीमती चीजों पर किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है। यह बात राघव चैतन्य भली बात जानता था, इसलिए यह दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को चढ़ाता है कि क्या चीज है आपके पास में, जो सबसे सुंदर चीज है वह तो मेवाड़ में है। आप क्या ये दिल्ली में छोटे मोटे किलो दुर्गों को जीत कर आप खुद को सिकंदर समझ रहे हो। अगर आपको सिकंदर बनना है तो सबसे पहले राजपूताना, और राजपूताना में भी विशेषकर क्या, मेवाड़ रियासत को हराना होगा। और आप बोलते हो कि दुनिया की सबसे नायाब चीजों पर आपका अधिकार है, तो दुनिया की सबसे सुंदर महिला तो कौन है, मेवाड़ की महारानी पद्मिनी है। तो ऐसी ऐसी बातें करके क्या है, वह अलाउद्दीन खिलजी को चढ़ा देता है। इसलिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की सुंदरता के कारण क्या है, कहां पर अटैक कर देता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। कब, तो आपको डेट याद रखनी है, 29 जनवरी 1303। कब अटैक करता है, 29 जनवरी 1303 को कहां पर अटैक कर देते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ पर आक्रमण कब करते हैं, 29 जनवरी 1303 को। अगर मेवाड़ पर आक्रमण करने के अगर आपसे क्या है कारण पूछे जाए, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि कारणों में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो एक कारण तो सबको पता है क्या है, वह पद्मिनी की सुंदरता है। लेकिन और कारण क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रतन सिंह के पिताजी का क्या नाम था, समर सिंह। उन्होंने क्या कर लिया था, मेवाड़ पार करने के लिए क्या कर लिया था, खिलजियों की, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या वसूल किया था, टैक्स वसूल किया था। क्या वसूल किया था, टैक्स वसूल किया था। तो एक तरह से क्या था, ये सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि पहले क्या है, रतन सिंह के पिताजी अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का अपमान करके बैठे थे। तो एक तरह से तो क्या था, यह सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। क्या था, प्रतिष्ठा का सवाल था। प्लस दिल्ली सल्तनत के लोग क्या करते थे, लूटपाट करते थे। और लूटपाट इनको कहां पे मिलती थी, बंदरगाह। कहां पर मिलती थी, बंदरगाह। बंदरगाह ठेठ कहां पे था, बंदरगाह अपना था अहमदाबाद। बंदरगाह कहां पे था, अहमदाबाद। अहमदाबाद और सूरत। कौन, अहमदाबाद और सूरत। दिल्ली से अहमदाबाद और सूरत जाने के लिए क्या करना पड़ता था, इनको मेवाड़ क्रॉस करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, इनको मेवाड़ क्रॉस करना पड़ता था। और मेवाड़ के राजा क्या करते थे, इनसे टैक्स वसूल लिया करते थे। टैक्स नहीं देते तो सेना को आगे नहीं बढ़ने देते थे। सेना को जब बकवास करे तो पीठ फाड़ के भगा दिया करते थे। या फिर क्या है, सेना अगर धन लूट कर अहमदाबाद से वापस दिल्ली जा रही है तो बीच में क्या कर लेते थे, इनको लूट लेते थे। इसलिए मेवाड़ का एक तरह से क्या हो गया था, मेवाड़ का एक तरह से व्यापारिक महत्व था। मेवाड़ का और क्या था, मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। क्या था, मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। मेवाड़ का व्यापारिक महत्व था। एक कारण हमने पढ़ा था, पद्मिनी की सुंदरता। एक कारण हमने क्या देखा है, पद्मिनी की सुंदरता। एक कारण हमने क्या देखा है, पद्मिनी की सुंदरता। और दूसरा, कोई भी युद्ध हुए हों वह किसके लिए होते थे, सबसे पहले साम्राज्य विस्तार। किसके लिए होते थे, साम्राज्य विस्तार। किसके लिए होते थे, साम्राज्य विस्तार। प्लस उन दिनों क्या था, मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव। मेवाड़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो एक कारण यह भी था, क्या था, मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव। मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव। और देखा जाए तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी कहां पर अटैक कर रहा है, मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन सब मानते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता के। लेकिन उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे राजस्थान पर आक्रमण किया था। आप आगे आगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी पहले कहाँ आता है, पहले वह जैसलमेर आता है, उसके बाद में वह कहाँ जाता है, रणथंबोर जाता है। रणथंबोर के बाद में वह कहाँ पे आता है, वह चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ के बाद में वह कहाँ पे, सिवाना और जालौर आता है। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी जो है पूरे राजस्थान को जीतना चाहता था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या बोलता था, खुद को दूसरा सिकंदर। क्या बोलता था, दूसरा सिकंदर। और सिकंदर के बारे में तो फेमस है कि इसने क्या किया था, पूरी दुनिया पर राज, पूरी दुनिया पर राज करना क्या था, इसका सपना था। एग्जैक्ट अलाउद्दीन खिलजी वही कर रहा था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या बोलता था, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था। तो आपको बस
बाकी सब कहानियां हैं। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंट फैक्ट ये याद रखने हैं कि मेवाड़ पर आक्रमण का अगर आपसे कोई कारण देते तो प्रतिष्ठा का सवाल था सुल्तान की, क्योंकि समर सिंह वाली स्टोरी आप सबको पता है। प्लस मेवाड़ का व्यापारिक महत्व क्या था, मेवाड़ का व्यापारिक महत्व, पद्मिनी की सुंदरता, साम्राज्य विस्तार नीति और मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव क्या था, यह प्रमुख कारण थे। तो कब करता है अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण? 1303 में। कब करता है मेवाड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी? 1303 में मेवाड़ पर क्या कर देता है, वह आक्रमण कर देता है। अब जब मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो क्या है, मेवाड़ और अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या है, आमने सामने आ जाती है। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, मेवाड़ पर 6 माह तक क्या है, 6 माह तक क्या करता है, घेराव करता है। क्या है, 6 माह तक घेराव करता है। और चित्तौड़ दुर्ग है, क्योंकि रतन सिंह कहां पर बैठा है, चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग की पूरी रसद सामग्री को वह रोक देता है। तो अब राजपूतों के पास में सिर्फ एक विकल्प है, या तो अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार की जाए या फिर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया जाए। लेकिन राजस्थान वीरों का देश है, राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ पर किसी भारी विदेशी आक्रमणकारी की अधीनता स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए राजपूतों ने हमेशा से ठाना है कि चाहे से मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे क्या है, झुकेंगे नहीं। तो रतन सिंह ने क्या किया, जौहर करने का व्रत लिया। क्या, साका करने का प्रण लिया था। अब साका क्या होता है, साका ये होता है कि जब राजपूतों के सामने अंतिम युद्ध की स्थिति आती है। साके में दो चीजें होती है, एक कौन सा था समझिए, राजपूतों में एक प्रथा है, वह थी साका। क्या थी प्रथा, साका। इसमें दो चीज होती है, एक तो होती है जौहर, क्या है, एक तो होती है जौहर और एक होता है केसरिया। यह दोनों गतिविधियों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, इन दोनों गतिविधियों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है साका। जौहर का नेतृत्व कौन करती है, जौहर का नेतृत्व महिलाएं, जौहर का नेतृत्व कौन करती है, महिलाएं। और केसरिया का नेतृत्व कौन करता है, केसरिया का नेतृत्व करता है पुरुष। महिलाओं में कौन करेगी, जो संबंधित राज्य की कौन रहेगी, महारानी। संबंधित राज्य की कौन रहेगी, महारानी। और केसरिया का नेतृत्व कौन पुरुष करेंगे, या तो राजा व सेनापति। क्या, राजा व सेनापति, जो कि क्या करेंगे, केसरिया का नेतृत्व करेंगे। तो मेवाड़ में प्रथम साका कब होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। साके में कौन कौन सी दो चीजें, जौहर और केसरिया। जौहर कौन करता है, महिलाएं, और उनको लीड कौन करेंगे, जो राज्य की महारानी रहेंगी। केसरिया कौन करेंगे, पुरुष करेंगे, उनको लीड कौन करेंगे, राजा और उसके सेनापति। तो चित्तौड़ में जो पहला साका होता है, कब होता है, चित्तौड़ का पहला साका 1303 में। कब होता है, 1303 में। उसको लीड कौन करेंगी, चित्तौड़ के महारानी कौन है, पद्मिनी, रानी पद्मिनी। और राजा, राजा कौन है, रावल रतन सिंह। और सेनापति, सेनापति के दो थे, रावल रतन सिंह के सेनापति तो दो थे। क्या नाम थे, वह गौरव और बादल। क्या नाम थे, गौरव और बादल। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेवाड़ में प्रथम साका कब होता है, 1303 में, जिसमें जौहर का नेतृत्व कौन करती है, रानी पद्मिनी। कितने साथ में, प्लस 1600 अन्य महिलाएं, प्लस 1600 अन्य महिलाओं के साथ में क्या करती है, रानी पद्मिनी जौहर करती है। और केसरिया का नेतृत्व कौन करेंगे, रावल रतन सिंह व गौरव और बादल, जो कि क्या थे, उनके सेनापति थे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कब करता है, 29 जनवरी 1303 को। पहले क्या है, 6 माह तक घेराव डालता है, और अगस्त में क्या है, अगस्त में क्या करता है, चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। और अगस्त में क्या होता है, चित्तौड़ में पहला साका। क्या होता है, चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम साका कब होता है, 1303 में, जिसमें जौहर कौन करते हैं, रानी पद्मिनी, और केसरिया कौन करता है, रावल रतन सिंह और गौरव बादल। अब चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में, चित्तौड़ पर कब्जा कब कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको सौंप देता है, खिद्र खां को। चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना देता है, खिद्र खां को, जो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। इन खिद्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, खिद्राबाद। चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, खिद्राबाद। क्या नाम परिवर्तित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, खिद्राबाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। जो खिद्र खान जब यहाँ का प्रशासक था तो चित्तौड़ किले में एक नदी गुजरती है, वह कौन सी नदी गुजरती है, गंभीरी नदी। कौन सी नदी गुजरती है, गंभीरी नदी।
तो खिद्र खान ने क्या किया था कि गंभीर नदी पर किसका निर्माण करवाया था? एक तो पुल निर्माण, किसका निर्माण करवाया था? पुल का निर्माण। किसका निर्माण करवाया था? पुल का निर्माण। और एक इन्होंने चित्तौड़ में एक दरगाह बनाई थी, उस दरगाह का नाम था धाईबी पीर की दरगाह। क्या है? धाईबी पीर की दरगाह। क्या नाम है दरगाह का? धाईबी पीर की दरगाह। धाईबी पीर की दरगाह। इस दरगाह पर क्या किया था इन्होंने? मकबरे का निर्माण करवाया था। क्या? किसका निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। प्लस एक क्या लगवाया था? एक अभिलेख। क्या? धाईबी पीर दरगाह का क्या लगवाया था? अभिलेख लगवाया था। कब लगवाया था? 1325 में। कब लगवाया था? 1325 ईस्वी में। कब लगवाया था? 1325 ईस्वी में। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कितने लोगों का नरसंहार किया था? तो 30,000। क्या है? 30,000 लोगों का क्या कर दिया था? कत्लेआम। क्या? 30,000 लोगों का क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद में चित्तौड़ किसको सौंप दिया? अपने पुत्र खिज्र खां को। नाम परिवर्तित करके क्या किया था? इसका नाम खिज्राबाद कर दिया था। खिज्र खान ने गंभीर नदी पर क्या किया था? पुल का निर्माण करवाया था। और धाईबी पीर की दरगाह पर क्या किया था? मकबरे और क्या किया था? अभिलेख का निर्माण करवाया था। क्या? मकबरे और अभिलेख का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख में किसकी विशेषता लिखी गई है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को इसमें कुछ उपाधियां दी गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी को धाईबी पीर दरगाह अभिलेख के अनुसार क्या क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है संसार का रक्षक। क्या कहा गया है? संसार का रक्षक। यानी कि किसका दर्जा दिया गया है? भगवान का दर्जा। किसका दर्जा दिया है? भगवान का दर्जा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी संसार का रक्षक क्यों है? क्योंकि वह ईश्वर की छाया है। क्योंकि वह क्या है? ईश्वर की छाया। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ईश्वर की छाया है। और इसलिए क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या बनना चाहता है? अलाउद्दीन खिलजी भारत व दुनिया का क्या बनना चाहता है? दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया का क्या बनना चाहता है? दूसरा सिकंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी को धाईबी पीर दरगाह में क्या क्या कहा गया है? संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया और दूसरा सिकंदर। क्या क्या कहा गया है? संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया और दूसरा सिकंदर। उसके बाद में जब दिल्ली से खिलजी वंश का अंत होता है और खिलजी वंश के बाद में कौन आ जाता है वहां पर? तुगलक वंश। कौन सा वंश आ गया वहां पर? तुगलक वंश आ जाता है। तो खिज्र खां मेवाड़ का जो प्रशासक है वह किसको सौंप कर चला जाता है? मूछाड़ा मालदेव। कौन सा है? मूछाला मालदेव। किसको सौंप देता है? मूछाला मालदेव। मूछे लंबी थी इसलिए क्या नाम रखा पड़ा इनका? मूछाला मालदेव। और इनका वास्तविक नाम क्या है? मालदेव सोनगरा। क्या है? मालदेव सोनगरा। कहाँ के रहने वाले थे? जालोर के। तो अब चित्तौड़ का किला किसकी देखरेख में है? तो अब चित्तौड़ का किला है मालदेव सोनगरा की देखरेख में। किसकी देखरेख में है? मालदेव सोनगरा की देखरेख में है चित्तौड़ का किला। अब हमने जो ये सभी चीजें पढ़ी हैं, जो घटनाक्रम हमने पढ़े हैं, चाहे वह पद्मिनी की कहानी हो, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण हो, या फिर मेवाड़ का प्रथम साका हो, या फिर मेवाड़ का प्रथम साका हो, या फिर खिज्र खां की बातें हो, इन सभी की जानकारी आखिर हमें मिलती कहाँ पे है? तो एक राइटर हुए हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। एक राइटर का नाम आपको याद रखना है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने एक किताब लिखी है। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी की एक किताब है। क्या? उस किताब का क्या नाम है? पद्मावत। किताब का क्या नाम है? पद्मावत। कब लिखी गई है? 1540 में। कब लिखी गई है? 1540 में। कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। जिनसे क्या है कि हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। उसके अलावा एक और राइटर आपको नाम याद रखना है, अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में क्या आए थे? यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आए थे। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है खजाइनुल फतह। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? नाम है खजाइनुल फतह। खजाइनुल फतह। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? फारसी भाषा में। तो कौन कौन सी हमें रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में कौन कौन सी किताबें में जानकारी दे रही है?
तो मलिक मोहम्मद जायशी की पद्मावत और अमीर खुसरो की खजाइनुल फतेह। कौन सी है? अमीर खुसरो की खजाइनुल फतेह। इस बात की हमें जानकारी दे रही है। उसके बाद में इस युद्ध के क्या परिणाम हुए थे कि जो मेवाड़ में जो गुहिल वंश था, मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल वंश। उसमें कौन सी शाखा शासन कर रही थी? रावल शाखा। क्या? रावल शाखा। जैसे बप्पा रावल, रावल, समर सिंह रावल और रतन सिंह। रतन सिंह के अर्थ क्या होता है? रावल शाखा का अंत हो जाता है। क्या है? रावल शाखा का अंत हो जाता है। लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मेवाड़ की कुल कितनी, सॉरी, गोहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं हैं? गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं हैं। तो कोई ना कोई, भले ही रावल शाखा का अंत हुआ है, लेकिन बाकी 23 तो हैं। तो कोई ना कोई तो इस चीज का बदला लेने के लिए वापस आएगा। तो कौन इसका बदला लेता है? तो मेवाड़ रियासत में एक गांव था, उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा था? सिसोदा। एक सरदार जो कि मेवाड़ राज्य में एक सरदार था, उस सरदार का क्या नाम था? राहप। उस सरदार का क्या नाम था? राहप। क्या नाम था? राहप। राहप किसकी स्थापना करता है? राहप सिसोदिया की स्थापना करता है। कौन से वंश से संबंधित था? सिसोदिया वंश से। कौन से वंश से संबंधित था? सॉरी, कौन से वंश से संबंधित था? गुहिल वंश से। राहप सिसोदा गांव की स्थापना करता है, इसलिए राहप और उसके वंशज क्या कहलाए थे? राहप और उसके वंशज कहलाए थे सिसोदिया। राहप और उसके वंशज क्या कहलाए थे? सिसोदिया। क्योंकि कौन से गांव की स्थापना करी थी उन्होंने? इन्होंने करी थी सिसोदा गांव की स्थापना करी थी। इसलिए हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो गुहिल वंश को और किस नाम से जानते हैं? सिसोदिया वंश। क्या है? सिसोदिया वंश। अब कहानी थोड़ी आपके समझ में आएगी। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो क्या है? राहब के जो वंशज हैं वह भी क्या कर लेते हैं? युद्ध में भाग लेते हैं। क्या? राहब के वंशज भी क्या करते हैं? युद्ध में भाग लेते हैं, और सभी क्या है? उस साके में, उस घनघोर युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन एक बालक जो इनके परिवार का, उस बालक का नाम क्या था? हमीर। उस बालक का क्या नाम था? हमीर। वह इस युद्ध में बच जाता है। बाल्यावस्था में हमीर रहता है, उसे धीरे धीरे थोड़ी बातें समझ में आती हैं। वह बचपन से कहानियां सुनता आ रहा है कि पहले हम कहाँ पे शासन करते थे? पहले हम चित्तौड़ पे शासन करते थे। अलाउद्दीन खिलजी नाम के राजा ने आक्रमण करके चित्तौड़ हम गुहिलों से छीन लिया है, और अब वह चित्तौड़ किसके पास है? वह मूछाड़ा मालदेव या मालदेव सोनगर के पास है। इसलिए बाद में क्या होता है कि हमीर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। क्या है? हमीर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और मूछाड़ा मालदेव को हराकर क्या बनता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर वहां का राजा बनता है। किसको हराकर? मूछाड़ा मालदेव को। इसलिए अब कौन सा राजा पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हमीर। क्या है? हमीर। क्योंकि यह सिसोदिया वंश, क्योंकि यह सिसोदा गांव से आया था, इसलिए क्या कहलाए थे? अब हमीर के बाद के राजा क्या कहलाए थे? सिसोदिया। कौन सा वंश कहलाता? यह सिसोदिया वंश कहलाता। और इन्होंने अपने नाम के आगे रावल की जगह कौन सा टाइटल यूज किया था? महाराणा। कौन सा टाइटल यूज किया था? महाराणा। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महाराणा हमीर के बारे में। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने क्या है? मूछाड़ा मालदेव से चित्तौड़ पुनः प्राप्त किया। क्या है? मूछाड़ा मालदेव से चित्तौड़ पुनः प्राप्त किया। मूछाड़ा मालदेव से चित्तौड़ पुनः प्राप्त करके यह कौन सी शाखा की स्थापना करते हैं वहां पर? यह सिसोदिया शाखा। कौन सी? सिसोदिया शाखा। और क्या टाइटल लगाते हैं? टाइटल लगाते हैं महाराणा। क्या टाइटल लगाते हैं अब? महाराणा। इसलिए हम महाराणा हमीर के बाद के जितने भी राजा पढ़ेंगे उन सबका टाइटल क्या रहेगा? महाराणा। चित्तौड़ पर वापस पुनः कब्जा करने के कारण प्लस मूछाड़ा मालदेव भारी विदेशियों आक्रमणकारियों को हटाने के कारण महाराणा अमीर को क्या कहा गया है? महाराणा अमीर को कहा गया है मेवाड़ का उद्धारक। इसलिए हमें इनकी एक उपाधि देखने को मिलती है, वह क्या मिलती है? मेवाड़ का उद्धारक। क्या उपाधि देखने को मिलती है? मेवाड़ का उद्धारक। और इनके समय भी क्या होता है? दिल्ली से प्रतिरोध शामिल करना पड़ता है, क्योंकि जिस समय चित्तौड़ में मूछाड़ा मालदेव बैठा था, क्या जिस समय चित्तौड़ में कौन बैठा था? मूछाड़ा मालदेव। तो उस समय तक क्या है? दिल्ली से खिलजियों का वंश समाप्त हो चुका था। दिल्ली से क्या है? खिलजियों का वंश समाप्त हो चुका था, और अब दिल्ली में एक नई शक्ति जो शासन कर रही थी वह थी तुगलक। कौन थी? तुगलक। और तुगलकों में भी उस समय कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब मूछाड़ा मालदेव किसके संरक्षण में कार्य कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में कार्य कर रहा है। लेकिन इसको कौन हटा देता है? इसको हमीर आकर हटा देता है।
इसलिए अब यह किससे दुश्मनी ले लेता है? तुगलक वंश से, जो कि क्या है, दिल्ली में बैठा है। और उस समय राजा कौन है तुगलक वंश का? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आमिर वापस जब चित्तौड़ प्राप्त करता है, इस बात से क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक गुस्सा हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक वापस क्या करता है, वापस चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? इनके बीच में युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? महाराणा हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। किस किस के बीच में होता है? महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? इनके बीच में सिंगोली का युद्ध होता है। इस युद्ध को कौन जीतता है? इस युद्ध को महाराणा हमीर जीतता है। और जब यह इस युद्ध में लड़ता है तो ऐसा लगता है कि एक घायल शेर, क्या है, एक घायल शेर बहुत ही विकट परिस्थितियों में लड़ता है। इसलिए इनकी एक और उपाधि हमें देखने को मिलती है। वह उपाधि क्या है? विषम घाटी पंचानन। इसलिए इनकी एक और उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है? उस उपाधि का नाम है विषम घाटी पंचानन। यानी कि कठिन युद्धों में भी क्या है? शेर के समान। क्या है? विषम घाटी पंचानन, यानी कि कठिन युद्धों में भी किसके समान? शेर के समान। और यह उपाधि हमें कहाँ देखने को मिलती है? यह उपाधि हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में यह हमें उपाधि देखने को मिलती है। कौन सी? विषम घाटी पंचानन। किसकी है? महाराणा हमीर की क्या है? यह उपाधि है। यह कौन से युद्ध लड़ता है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में? तो यह सिंगोली के युद्ध में। सामने कौन रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या करते हैं? यह इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो आपको जान रहा होगा कि जो रावल रतन सिंह है, उनके युद्ध हारते ही चित्तौड़ के प्रथम शाखा के बाद में मेवाड़ से रावल शाखा का अंत हो जाता है। उसके बाद में कौन मेवाड़ में गोयल वंश की वापस पुनः स्थापना करता है? हमीर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा हम और राजा पढ़ कर आए थे। हमने तेज सिंह के बारे में पढ़ा था, जिनके समय में कौन सी ग्रंथ रची गई थी? 1260 में। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र तूर्णी। और इसके अलावा हम किसके बारे में पढ़े हैं? समर सिंह के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा है? समर सिंह के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम देखेंगे महाराणा हमीर के बाद आने वाले जो बाकी राजा थे, उनके क्या क्या क्रियाकलाप थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किया। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आज की क्लास है, उसके जो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, वह तुरंत ही क्या मिल जाएंगे आपको? 8 बजे तक क्या मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि भव्या एजू हब, क्या? भव्या एजू हब हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर क्या देख सकते हो आप? क्वेश्चंस लगा सकते हो और क्या है, इस क्लास से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उन सब की क्या कर सकते हो? उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ के साथ में आप लोगों को क्या करना है? क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने।